सो हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बढ़िया होगे और आपकी प्रिपरेशन आरओ और पीसीएस की बढ़िया से चल रही होगी। ठीक है, तो हमने दो लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं पीवाईक्यू सीरीज के। आज हम तीसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो इसको भी कर ही लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया? तो ये जो पहले मिड डे मील योजना थी ना, इसी का नाम बदला गया। ठीक है, मिड डे मील एमडीएम योजना आपने सुना होगा, तो इसका नाम बाद में बदल के पीएम पोषण योजना कर दिया गया। ठीक है, अच्छा तो पहले ये बताओ, मिड डे मील योजना थी, ये कब स्टार्ट हुई थी? ये 1995 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और ये स्कीम यूनियन की थी, सॉरी सेंटर की थी या स्टेट की? तो ये सेंटर की स्कीम थी। इतना मिड डे मील के बारे में आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। कई बार पूछ लेता है ना कब स्टार्ट हुई, क्या कैसे होता है। तो और इसका नाम पीएम पोषण योजना में कब रखा गया? 2021 में। तो 2021 से इसका नाम पीएम पोषण योजना में कर दिया गया। ठीक है, अच्छा अभी हाल ही में अब ग्लोबल हंगर जीएचआई ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? ये एसडीजी को ही पूरा करने के लिए है। एसडीजी का गोल है इसमें। भूखमरी मैंने लास्ट क्लास में एसडीजीज कराए थे। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है, इंडिया की रैंक क्या है? तो 111 ट्रिपल वन इंडिया की रैंक है। ठीक है, आउट ऑफ 125 कंट्रीज। ठीक है, तो वो 125 देशों में हम 111 नंबर पे अभी भी हैं। कब से ये चल रहा है बट हो ही नहीं रहा कुछ यार। चलो नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया? तो बताओ यार, ये क्वेश्चन बताओ। तो तुम लोगों ने किया तो नहीं होगा। जब तक पहले से क्वेश्चन ऐसे नहीं देखा हो तो एग्जाम में साथ सीधे ऐसा क्वेश्चन मिल जाए ना, तो थोड़ा तो लगता है यार क्या पूछ लिया इसने। हम लोग तो अकबर, शाहजहां, जहांगीर के लिए तैयार थे, बट इसने तो कुछ और ही रख दिया। ठीक है, तो कभी कभी पीसीएस आपके साथ ऐसा करेगी तो आपको परेशान मत नहीं होना। ठीक है, चलो। तो जैनुल आबिदीन, ये एक शासक थे जिन्होंने, ये कश्मीर के शासक थे जिन्होंने कश्मीर से जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था। और इनका वंश क्या था, इनकी डायनेस्टी क्या थी? तो ये शाह मीर डायनेस्टी से थे। ठीक है, इनकी डायनेस्टी आप पूछेगा नहीं कभी, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो शाह मीर डायनेस्टी से थे ये। ठीक है, और इनको मतलब ये, इनको और किस नाम से जाना जाता था? इनको बुड्ढ शाह के नाम से जानते। तो बुड्ढ शाह के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। ठीक है, ये कभी पूछता नहीं है यार, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत कम ही मिलते हैं, बट ऐसे होने चाहिए पीसीएस में, है ना, ऐसे क्वेश्चन भी। चलो ठीक है, तो ये शाह मीर डायनेस्टी से थे और इनको बुड्ढ शाह के नाम से भी जाना जाता था। अच्छा ये और क्वेश्चन बताओ, जजिया समाप्त किसने किया था मुगल काल में? तो जजिया किसने समाप्त किया था? अकबर ने। ठीक है, अकबर ने समाप्त किया, फिर लाया और फिर आखिरी में समाप्त ही कर दिया। मतलब कंफ्यूजन था बेचारे अकबर को, पहले समाप्त कर दिया, फिर वापस से चालू कर दिया, फिर समाप्त कर दिया। ठीक है, ऐसे किया अकबर ने। और सिजदा प्रथा लागू किसने की थी? सिजदा, पाबोस, ये किसने लागू की थी? बलबन ने लागू की थी, है ना। तो बलबन ने इसको लागू की थी, बट इसको खत्म किसने किया था? खत्म इसको किया था शाहजहां ने। ठीक है, तो शाहजहां ने इसको एबॉलिश किया। ठीक है, तो ये बातें भी आपको याद रखनी है इसके बारे में। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। सॉरी, भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है? ये सारे क्वेश्चन पीसीएस ने अपने 2023 के एग्जाम में पूछा था। ठीक है, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो किस तरह के क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। तो उसी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कुछ पॉइंट तो करा पाता हूँ, बट सारा तो नहीं कर सकता। आपको पता होना चाहिए क्या रिवाइज करना है ना। कुछ चीजें आपको खुद से करनी पड़ेंगी। तो अच्छा, जो ये हांगुल हिरण है ना, ये हांगुल है, इसका ये कौन से नेशनल पार्क में पाया जाता है ये भी बता दो आप। हांगुल किस नेशनल पार्क में पाया जाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, उसको भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट। तो हांगुल, पहली बात तो ये जम्मू एंड कश्मीर का राज्य पशु है। ठीक है, स्टेट एनिमल है। तो जम्मू एंड कश्मीर का राज्य पशु है, तो इसका ऑप्शन भी, आंसर भी तो जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा।
और ये किस नेशनल पार्क में पाया जाता है ये भी बताओ। ठीक है, इसका घर कहाँ है, मतलब इसका जो, अरे क्या हो गया, चलो चलो अच्छा ये, हाँ जम्मू एंड कश्मीर में इसका, ये जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट एनिमल है। ये किस नेशनल पार्क में पाया जाता है, ठीक है, नेशनल पार्क का होम है, उसका नाम क्या है, दाचिंगम, ठीक है। तो दाचिंगम नेशनल पार्क में ये पाया जाता है, ठीक है। दाचिंगम, दाचिंगम नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, फाउंडेशन कब हुई थी, 1981 में, ठीक है। तो 1981 में दाचिंगम नेशनल पार्क की स्थापना हुई। और हांगुल नाम के जो हिरण है ना, यही जम्मू कश्मीर में इसी नेशनल पार्क में रहता है, ठीक है, यही नेशनल पार्क इसका घर है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलो ठीक है, आगे करते हैं। अच्छा, असम का स्टेट एनिमल क्या है, असम की स्टेट एनिमल के बारे में बताओ, पता है आप लोगों को। तो असम का स्टेट एनिमल तो ये पता ही होगा आई थिंक, तो वन हॉर्न्ड राइनोसोर जो है ना, वन हॉर्न्ड राइनो, ठीक है, ये असम का स्टेट एनिमल है। चलो राजस्थान का स्टेट एनिमल तो सबको पता ही होगा, कैमेल, है ना। और केरल का क्या है, केरल का एलिफेंट है, ठीक है। तो केरल का स्टेट एनिमल एलिफेंट है। अच्छा लद्दाख का स्टेट एनिमल बताओ, तुम लोग लद्दाख का भी बताओ, चलो अब तो लद्दाख का बताओ, और ये किस नेशनल पार्क में पाया जाता है, लद्दाख का स्नो लियोपार्ड है, ठीक है, स्नो लियोपार्ड है लद्दाख का। और ये किस नेशनल पार्क में पाया जाता है ये भी बताओ, ये हेमिस नेशनल पार्क है, लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है, वहीं पे इसका स्नो लियोपार्ड का घर है, ठीक है। यूपी का कौन है स्टेट एनिमल ये भी बता दो, अच्छा। तो यूपी का स्टेट एनिमल है स्वैम्प डियर। अच्छा आपने नाम थोड़ा अनसुना सुना लग रहा है क्या, स्वैम्प डियर, या इसी को बारह सिंगा कहते हैं, ठीक है, बारह सिंगा कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये सब याद रखना आप लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ठीक है। हम्म, ठीक है, चलो। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस इंडिया आए थे, कब आए थे, क्या सही है, तो ये पहला स्टेटमेंट क्या है, वह 1611 में जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में भारत आया। बिल्कुल गलत बात है ये, जेम्स फर्स्ट का दूत तो टॉमस रो साहब थे, है ना। और ये हॉकिंस आया ही कब, हॉकिंस आया था 1609 में, जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है। तो 1609 में जहां इंडिया आया था और ये जहांगीर के दरबार गया था, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया आपका, ठीक है। और वह तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञाता था, ये भी गलत ही है। कैसे गलत है बताओ, कैप्टन हॉकिंस वो तो फारसी था ना, ये इसने फारसी लैंग्वेज में अपना वो जो ज्ञाता था, ये फारसी लैंग्वेज का बहुत अच्छा ज्ञाता था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ना तो एक सही है ना तो दो, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, थॉमस रो है ना, थॉमस रो या टॉमस रो जो भी हैं, ये कब आए थे जहांगीर के दरबार में, ठीक है। इनका बताओ, जहांगीर ये 1615 में तो आए थे इंडिया, 1615 में आए इंडिया, ये एम्बेसडर थे, हाँ यही एम्बेसडर थे जेम्स प्रथम के, ठीक है। जेम्स फर्स्ट के जो एम्बेसडर थे, कौन था, वही था। तो जेम्स फर्स्ट, ठीक है, जेम्स फर्स्ट का एम्बेसडर टॉमस रो था, और ये जहांगीर के दरबार में 1616 में गए थे, ठीक है। तो इतनी बातें इसके बारे में भी आपको याद रखना है, जहाँ ये टॉमस रो भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। अच्छा ये बताओ, फर्स्ट ट्रेडिंग फैक्ट्री कहाँ खुली है अंग्रेजों की, जो फर्स्ट ट्रेडिंग फैक्ट्री है वो कहाँ खुली अंग्रेजों की, तो बताओ, ये सूरत में खुली थी, ठीक है। सूरत आपको पता होगा अफसर, और डेट क्या है 1613 में, ठीक है, 1613 में 1613 में सूरत में ये फर्स्ट ट्रेडिंग फैक्ट्री खुली, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा है अपना मराठा साम्राज्य का, ठीक है।
तो बालाजी विश्वनाथ था, बाजीराव फर्स्ट, नारायण राव, माधव राव। ठीक है, तो बताओ इसमें क्या है आंसर। तो बालाजी विश्वनाथ तो पहले ही होंगे, ठीक है, फिर सेकंड में बाजीराव होंगे, थर्ड में माधवराव फर्स्ट और फोर्थ में नारायण राव। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलो ये पूरा ये देखो मैंने लिख के रखा है। बालाजी विश्वनाथ 1713 टू 1720, फिर बाजीराव फर्स्ट, ठीक है, फिर बालाजी बाजीराव, फिर माधवराव फर्स्ट, फिर नारायण राव। ठीक है, बाकी ये रघुनाथ इनको भी याद कर लेना है, रघुनाथ राव, फिर माधवराव सेकंड, बाजीराव सेकंड, नाना साहब। ये सब आपको याद रखना है, क्रोनोलॉजी पूछ लेता है। एक बार ये पंजाब का भी, सिंध का भी पूछा था, तो ये क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन आना ही है, एक क्वेश्चन तो पक्का है क्रोनोलॉजिस्ट। ठीक है, और ये ऐसे ही पूछेगा, मराठा पूछ लेगा, सिंध पूछ लेगा, ठीक है, ऐसे लोधी पूछ लेगा, तुगलक पूछ लेगा, तो ये सब आपको पता होनी चाहिए थोड़ा। ठीक है, आइडिया तो होना चाहिए कौन लास्ट में है कौन पहले। चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उनके उनके साइज के हिसाब से व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले सबसे बड़ा करते हैं। ठीक है, तो बताओ कौन सा है सबसे पहले सबसे बड़ा। तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल। अच्छा, ये ग्रेट सैंडी मरुस्थल है कहाँ, इस ग्रेट सैंडी मरुस्थल के बारे में बताओ। ये है कहाँ, ये ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ है आपका, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और इसी को पहले नंबर पे रखना है। ठीक है, आपको यही सबसे बड़ा मरुस्थल है। और उसके बाद कौन सा है, ठीक है, उसके बाद आप रखोगे गोबी का मरुस्थल। ठीक है, गोबी का मरुस्थल कहाँ है, गोबी डिजर्ट कहाँ है, ये आपका एशिया में है। ठीक है, आपको पता होगा चाइना के आसपास है ना, तो गोबी डिजर्ट हो गया। ठीक है, देन अरेबियन, अरेबियन पेनिनसुला में जो मरुस्थल है ना, उसको अरेबियन मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, तो अरब में, सऊदी अरब के आसपास। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे आप रखेंगे किसको, सहारा। सहारा तो पता ही होगा आपको, अफ्रीका में है। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी होगी इसकी, मतलब ये ऑर्डर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, चलो मैप दिखा देता हूँ आपको, देख लो। देखो ये डिजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये भी है, ये आटाकामा डिजर्ट है, नमीबिया डिजर्ट है, ये सहारा डिजर्ट है आप लोगों का। ठीक है, ये सहारा डिजर्ट है, और ये अरेबियन पेनिनसुला में अरेबियन डिजर्ट है, ये टकलामकान डिजर्ट है, देन ये सेंट्रल एशियन डिजर्ट है, एंड गोबी वाला मरुस्थल ये है। ठीक है, और ये जो मरुस्थल है ना, इसको ग्रेट सैंडी डिजर्ट कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से निर्धनता के प्रकार हैं, टाइप ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, टाइप ऑफ पॉवर्टी बताना है, कौन कौन से होते हैं टाइप ऑफ पॉवर्टी, पहले तो ये बताओ। और पॉवर्टी के लिए जो भी कमेटीज बनी है ना, उनके बारे में भी बताओ। इनमें तो देखो, ये पूर्ण, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, सब्जेक्टिव पॉवर्टी, ये तीनों पॉवर्टी के टाइप हैं, बट ये फंक्शनल पॉवर्टी नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1 2 3 सही है। ठीक है, बाकी ये प्रकार्यात्मक निर्धनता गलत आंसर है। ठीक है, चलो मैं टाइप ऑफ पॉवर्टी करा ही देता हूँ, ये सब लिख रखा है मैंने। तो ह्यूमन पॉवर्टी या सब्जेक्टिव पॉवर्टी कहते हैं इसे, लैक ऑफ इसेंशियल ह्यूमन कैपेबिलिटीज। ठीक है, इंक्लूडिंग लिटरेसी एंड न्यूट्रिशन, मतलब पोषण और शिक्षा की कमी को ह्यूमन पॉवर्टी कहते हैं। ठीक है, इनकम पॉवर्टी, आय की असमानता, आय की गरीबी, इनसफिशियंट इनकम टू मीट मिनिमम कंजम्पशन नीड्स, मतलब जो मतलब न्यूनतम है ना खर्च, उसको भी नहीं पा रहे हैं, तो उसको इनकम पॉवर्टी कहते हैं। एक्सट्रीम पॉवर्टी, डिफाइंड बाय द वर्ल्ड बैंक एज लिविंग ऑन लेस देन $1.9 पर डे, मतलब अगर एक $1.9 से कम एक दिन की लिविंग है, तो उसको एक्सट्रीम पॉवर्टी कहते हैं। ठीक है, रिलेटिव पॉवर्टी, पॉवर्टी डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विद इन अ स्पेसिफिक कंट्री। ठीक है, ये मतलब किसी कंट्री या किसी एरिया के सापेक्ष होती है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, डिफाइंड इन रिलेशन टू द कंजम्पशन ऑफ वन और मोर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अच्छा ये कुछ समितियां हैं, इनके बारे में भी याद रखना है, ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि कौन सी समिति पॉवर्टी से संबंधित है या कौन सी नहीं है। तो बीएम डंडेकर एंड एन राठ पॉवर्टी कमेटी। ठीक है, तो एक ये हो गई। अलग अलग कमेटी 1979 में, लकड़ावाला कमेटी
सी रंगराजन कमेटी एंड तेंदुलकर कमेटी, पॉवर्टी एस्टिमेशन 2009। ठीक है, तो ये कुछ कमेटियां हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये पॉवर्टी से रिलेटेड सारी कमेटियां हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। वैदिक कालीन प्रशासन में भाग दो कौन अधिकारी था? ठीक है, मतलब भाग दो किस अधिकारी को कहा जाता है? भाग से आप समझ, भाग मतलब हिस्सा, कि हमें भी अपना हिस्सा चाहिए, मतलब राजस्व का कर्ज जमा करते थे उनको हम भागदू कहते थे। ठीक है, तो भागदू राजस्व कर जमा करते थे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये पॉवर्टी वाला हमने कर दिया। ठीक है, चलो, तो ये देखो कुछ अधिकारी हैं वैदिक काल के। वज्रपति चारागाह भूमि के प्रभारी अधिकारी को कहते हैं छत्री। राजमहल का, सारे आपको याद नहीं करने। ठीक है, आप एक बार रीड कर लेना इनको, बस जो कुछ मेन है उनको आपको याद भी रखने हैं, जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। जैसे अथापति मुख्य न्यायाधीश होगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भाग दुआ ये क्वेश्चन आ ही गया। राजस्व संग्रह करता, महिषी छोड़ दो, सुता छोड़ दो। सुता भी देख ही लेना, सुता सारथी कहते थे। तक्षण बढ़ई, बढ़ाई को कहते थे। ठीक है, संग्रहित्री से समझ ही जाएंगे आप, संग्रह करने वाला। अच्छोआपा लेखागार है। ठीक है, जीवाग्रीवा पुलिस अधिकारी है। सेनानी आप समझ ही जाओगे, ग्रामीणी ग्राम का मुखिया, कुलपति परिवार का मुखिया। ठीक है, तो ये सब बातें आप समझ जाओगे। ठीक है, तो इनको, अरे यार ये क्या है इसमें लगा, चलो ठीक है छोड़ो। ठीक है, तो मध्यमासी विवाद समाधान करने के लिए इस भाषा दूत को कहते थे। पाला गला वनों और खेलों के रक्षक को, गोबिंग करताना जंगलों और खेलों के रक्षक को। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के किस हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? ये तो आपको सबको पता होगा, रानी झांसी रेजिमेंट था। ये तो खूब उन्होंने चिल्ला चिल्ला के सब जगह करा रखा है। ठीक है, अच्छा तो आईएनए की स्थापना कब हुई थी ये बताओ? आईएनए की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी? तो 1942 में मोहन सिंह नाम के एक व्यक्ति ने की थी। ठीक है, तो मोहन सिंह, तो ये आपको क्वेश्चन अब याद रखना है। और सुभाष चंद्र बोस ने कब इसकी कमान संभाली थी ये बताओ? सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कमान संभाली थी कब? 21 अक्टूबर। ठीक है, 21 अक्टूबर 1943 में इसको मतलब पुनर्जीवित किया था इस सेना को। ठीक है, चलो, और इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने ही ना इसी सेना के दम पे सिंगापुर में, जो सिंगापुर का इलाका है, सिंगापुर में प्रोविंशियल गवर्नमेंट की स्थापना की थी। ठीक है, तो प्रोविंशियल प्रोविंशियल आजाद गवर्नमेंट, तो प्रोविंशियल आजाद गवर्नमेंट की स्थापना कहाँ की थी? सिंगापुर में आईएनए के लिए की थी। ठीक है, आईएनए के द्वारा कराई थी। तो ये कुछ बातें याद रखनी है, और झांसी रानी झांसी रेजिमेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देख रहे हो आप पीसीएस कैसे क्वेश्चन पूछ रही है। तो ये सब क्वेश्चन आपको बहुत जनरल क्वेश्चन है, बट आप कई बार होता है ना आपको भूल जाते हो, तो बस रिवीजन की थोड़ा जरूरत रहती है आपको। ठीक है, तो वो सब करते रहना है। चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों में से लेटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? लेटेराइट मिट्टी बताओ, पता होगा लेटेराइट मिट्टी में, तो लेटेराइट मिट्टी में क्या कमी होती है? अच्छा पहले स्टेटमेंट पढ़ लो। यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। बिल्कुल सही बात है, लेटेराइट मिट्टी उच्च तापमान होता है और भारी वर्षा होती है, वहीं पे इसका विकास होता है। ठीक है, इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम की कमी नहीं होती। ये कमी नहीं होती, ये अधिकता होती है। तो ये ऑप्शन स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। तो इसमें लेटेराइट में क्या कमी होती है? कमी होती है मतलब, चलो कमी लिख लो। कमी होती है पोटेशियम की, फास्फोरस की, नाइट्रोजन की और चूना की कमी होती है। ठीक है, तो इन सब चीजों की कमी होती है। पोटेशियम की कमी, पोटेशियम और फास्फोरस की कमी के कारण इसकी उर्वरा शक्ति कम होती है। ठीक है, तो उर्वरा शक्ति कम होती है इसीलिए लेटेराइट मिट्टी की। ठीक है, चलो तो और आगे यार कितने कीड़े आने लग गए हैं यार, क्या ही करें। और इसमें चलो अधिकता किसकी होती है? अधिकता किसकी होती है ये बताओ? अधिकता होती है इसमें एल्युमिनियम की हो गई, आयरन की हो गई। ठीक है, तो एल्युमिनियम, आयरन, टाइटेनियम, मैग्नीज ऑक्साइड, इन सब चीज़ों की अधिकता होती है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट इस टू
रॉन्ग है, ठीक है, स्टेटमेंट 2 गलत है, ठीक है। चलो, और ये किसकी खेती के लिए अच्छी है? जैसे कॉफ़ी हो गया, कॉफ़ी, रबर, चाय, नारियल, ये सब खेती के लिए अच्छी है, ठीक है, ये मिट्टी अच्छी है। चलो, मैप में देख लो आप, ये जो पिंक वाला दिख रहा है ना सेक्शन आपको, यहाँ पे ये लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो ये देखो पश्चिमी घाट में पूरा, ठीक है, यहाँ पे उड़ीसा में थोड़ा सा, ये राजस्थान गुजरात के इलाका है थोड़ा, और ये असम का इलाका है, ठीक है। तो यहाँ यहाँ बस इतना देख लेना। और बाकी एलुवियल सॉइल क्या है? एलुवियल सॉइल ये जलोढ़ मिट्टी, पूरा यूपी वाला इलाका, ठीक है, पंजाब, यूपी, हरियाणा। काली मिट्टी तो आपको पता है, ये पूरा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वाला सिस्टम, ठीक है। चलो, रेड एंड येलो, ये पूरा ढक्कन का पठार पूरा इसी में आता है मैक्सिमम, ठीक है। चलो, फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स तो आपको पता ही होगा। तो ये मैप आपको एक बार थोड़ा एक ओवरव्यू रख लीजिएगा, ठीक है, इससे आपको सहायता होगी, क्योंकि मैं कई बार पूछ लेता है एग्ज़ाम में कि कौन सी मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है, तो वो मैच करना होता है, ठीक है। जैसे मैच द फॉलोइंग्स को कर लिया, तो ये सब इसलिए आपको ध्यान रखना है मैप, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? Who among the following translated 300 संस्कृत बुक्स कलेक्टेड ड्यूरिंग फिरोज तुगलक्स नागरकोट कैंपेन? ठीक है, तो ये बताओ, अब ये क्वेश्चन आपने किया ही नहीं होगा यार, ऐसे क्वेश्चन कौन करके जाता है बताओ। इनको ये आपको कई बुक्स में मिलेंगे ही नहीं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, आप घबराना मत, ठीक है। चलो, तो अजीजुद्दीन खान इसका करेक्ट आंसर है। नागरकोट अभियान के दौरान 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया फिरोज शाह तुगलक के, ठीक है। तो अजीजुद्दीन खान इसका करेक्ट आंसर है, ये आपको मार्क करना है। अच्छा, अब तुगलक वंश की आप क्रोनोलॉजी बताओ, तुगलक वंश की जो क्रोनोलॉजी है उसको बता दो, ठीक है। चलो इस पे कर दो। तो बताओ इसकी फाउंडर कौन था तुगलक वंश का? फाउंडर कौन था बताओ? तो इसका फाउंडर था गयासुद्दीन तुगलक। जीएसटी में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। तो जीएसटी ने इसका 1320 ईस्वी में फॉर्मेशन किया था, ठीक है। और पहली बार इसी ने सिंचाई प्रारंभ की थी, ठीक है। तो जीएसटी ने ही सिंचाई का प्रारंभ किया था, तो ये इसके बारे में महत्वपूर्ण है, ठीक है। देन सेकंड कौन है? जीएसटी के बाद कौन आया था? एमबीटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर था तुगलक वंश का, ठीक है। एमबीटी ने क्या किया था? एमबीटी के काल में ही इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता पता है मोरक्को का ये विदेशी यात्री था। ये किस देश से था? मोरक्को का था, ठीक है। मोरक्को का था, जहाँ से अपनी कौन है यार, कोई डांसर है अपनी मोरक्को से ही, चलो उनका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, बट ठीक है, जो भी आप लोगों को पता होगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। और इन्होंने अपनी राजधानी ना दिल्ली से दौलताबाद बनाई, ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद बताई, ठीक है। तो ये बात इनके बारे में आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कौन है? एमबीटी के बाद कौन सा रूलर आया है एमबीटी के बाद बताओ? एमबीटी के बाद फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। एफएसटी के कुछ काम बताओ। एफएसटी के बारे में इन्हें जानते हो? पूर्व का सिराज कहा जाता था। एफएसटी को पूर्व का सिराज के नाम से जाना जाता था, ठीक है। एफएसटी को पूर्व का सिराज कहा जाता था। और इन्होंने, फिरोज शाह तुगलक ने इन्हें ना नहरों का निर्माण कराया, तो नहरों का निर्माण कराया इन्होंने। तो ये बातें इनके बारे में याद रखनी है, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक ने कर लगाए, कौन कौन से कर थे? कर है इनके खराज हो गया, ठीक है, खराज हो गया, खम्स हो गया, तो बेटा मिनट यार, चलो हाँ ठीक है, खराज हो गया, खम्स हो गया, ठीक है, खराज, खम्स, देन और जजिया हो गया। कई बार ना यार ये आईपैड में थोड़ा रिकॉर्ड करने में समस्या आती है, तो थोड़ा चेक कर रहा था, वही चेक करना पड़ता है। तो खराज, खम्स, जजिया होगा और जकात, ये कर लगाए थे इन्होंने, ठीक है। ये खराज क्या था? ये भूमि कर था। और ये खम्स क्या था? जो युद्ध में जो लूटपाट में जो होता था ना, उसका हिस्सा था ये युद्ध। और खम्स और जजिया हिंदुओं पर लगाया गया था, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। चलो अच्छा, ये पहला शासक था जिसने सिंचाई पे कर लगाया था, उसको क्या कहते हैं? सरब।
सरब एक सिंचाई करता है, ये भी आपको याद रखना है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। तो सरब सिंचाई करे। अच्छा हाँ, और इन्होंने कुछ शहरों का निर्माण कराया था, फिरोजाबाद, जौनपुर, ठीक है, फिरोजाबाद, जौनपुर यूपी में है, तो इसलिए और भी यूपी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लास्ट शासक कौन था? लास्ट शासन था नसीरुद्दीन, ठीक है, तो नसीरुद्दीन लास्ट था। तो ये आपको इसके बारे में याद रखना है। तो ये आपको तुगलक वंश हो गया, ठीक है, तुगलक वंश हो गया, जीएसटी था, फिर एमबीटी था, एफएसटी, देन नसीरुद्दीन, ठीक है। तो ये आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए, रिवीजन में इतना ही करा सकता हूँ मैं, बाकी आपको पूरी सीरीज चाहिए होगा तो उसके लिए आप अलग से वीडियोस कर लीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नीचे दो कथन है जिनमें, चलो अभी कथन पढ़ो पहले डायरेक्ट। दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। अच्छा, दक्षिण पश्चिम, चलो ये जो मानसून होता है, यहाँ से मानसून चलता है ना, ये मानसून चलता है, ठीक है। अच्छा, ये स्टेटमेंट कारण भी पढ़ो। कारण क्या है? तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के साग के समांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। तो ठीक है, ये मानसून ऐसे चलता है और ऐसे चलता है, ठीक है। यहाँ पे बारिश नहीं करती, यहाँ पे बारिश होती नहीं, और ये ऐसे जाके और फिर ऐसे मुड़ जाता है, ठीक है। तो ये मानसून को कुछ ऐसा पथ होता है, तो इसलिए ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है। तो तमिलनाडु जो तट है वो बिल्कुल शुष्क रहता है। तो अभी कथन सही है और कारण भी इसका सही है, ठीक है। तो अभी कथन और कारण दोनों सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। लेकिन फिर इस पे जब ये मानसून लौट रहा होता है, जब वापस लौट रहा होता है, तो फिर यहाँ से जब ये उत्तर पूर्वी मानसून है ना, इससे वर्षा होती है इस तट पे, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं तमिलनाडु तट पे उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा वर्षा होती है, बाकी सारे इंडिया पे दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। तो ये बातें कुछ आपको याद रखनी है। और मानसून तो बहुत अच्छा टॉपिक है यार, उसको कराने लग जाओ ना तो पूरा 1.5 से 2 घंटे लग जाएगा पूरा मानसून समझने में। बट आपको इतना ओवरव्यू काफ़ी है, मैंने इतने से समझ आ जाएगा आपको, अगर आपने कभी पढ़ रखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 में की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। चलो, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन की प्रमुख सिफारिशें क्या थी? पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। अशोक मेहता ने यही कहा था, ठीक है। बलवंत राय मेहता जो पहली कमेटी थी, उन्होंने कहा था कि हमें 3 स्तरीय चाहिए, बस अशोक मेहता ने 2 स्तरीय की व्याख्या की थी, ठीक है। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना गया, खंड को, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है क्या, बताओ? तो ये भी नहीं, ये तो नहीं सही है। खंड को कैसे माना गया, ठीक है। तो केवल एक ऑप्शन नंबर 1 सही है, सेकंड नंबर गलत है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। चलो तो समितियां कर ही लेते हैं, जो भी पंचायती राज की सारी समितियां कर लेते हैं, ठीक है। सारी समितियां कर लेते हैं। तो ये पहले तो अशोक मेहता वाली करते हैं, ठीक है। तो अशोक मेहता समिति 1977 में जनता सरकार द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के तरीकों की जांच करने और सुझाव देने के लिए नियुक्त की गई समिति थी। समिति के मुख्य लक्ष्य थे सत्ता का विकेंद्रीकरण, स्थानीय सुशासन को मजबूत करना और पंचायती राज व्यवस्था के प्रदर्शन में सुधार करना, ठीक है। और सिफारिशें क्या थी? 3 स्तरीय प्रणाली को 2 स्तरीय प्रणाली में प्रतिस्थापित करना, यही तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था। जिला स्तरीय पर एक पंचायत, जिला परिषद और जिसके नीचे एक मंडल पंचायत की सिफारिश करना। राजनीतिक दलों को सभी स्तरों पर चुनाव में भाग लेने के लिए सिफारिश करना। इन संस्थाओं के कराधान की अनिवार्य शक्तियां प्रदान करने की सिफारिश की गई, ठीक है। यह सिफारिश की गई कि राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा पंचायती राज मंत्री को नियुक्त की जाए। पंचायत चुनावों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सीटों का आरक्षण की सिफारिश की थी इन्होंने, ठीक है। ये और इन्होंने 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, ठीक है। तो ये सब बातें याद रखना।
ये याद रखना आपने, ये अनुसूचित जनजाति की सीटों का आरक्षण की बात करी थी इन्होंने, तो ये इंपॉर्टेंट काफ़ी। तो चलो पहली कमेटी क्या थी, बलवंत राय मेहता कमेटी। ये दिख तो रहा है ना आपको, छोटा तो नहीं है। 1957 में लिख देता हूँ फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी। देन अशोक मेहता कमेटी 1977 में। इसकी भी आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी, ठीक है। ये क्रोनोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। फिर GBK राव कमेटी 1985 में। फिर LM सिंघवी कमेटी 1986 में। इन्होंने 3 स्त्री बताई थी, ठीक है, 3 टीयर। तो ये भी याद रखना, बलवंत राय मेहता ने 3 टीयर सिस्टम बताया था। फिर PK थुंगन कमेटी 1989। हनुमंता राव कमेटी 1983। अच्छा, इसने नीचे रख दिया है क्या, चलो ठीक है, इनको आप देख लीजिएगा, डेट तो सही लिखी है। सरकारिया ये इम्पोर्टेंट है। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को भी बताया था 1988 में। चलो, और इसको छोड़ देना, हरलाल सिंह खन्ना होता है, ठीक है। कितनी बातें आपको कर लेना है इस पंचायती राज वाले सेक्शन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। ये तो आपको पता होगा, सबसे पहले यूनानियों ने आक्रमण किया था, फिर शक ने, फिर कुषाण ने, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको करेक्ट होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट बिल्कुल आसानी पूछ लिया था इन्होंने, ठीक है। चलो यार, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाना यार तुम लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको दिया जाता है। तो स्पेन एवं अमेरिका वासी को ये इस चीज़ का, यहाँ पे फिलीपींस में कृषि विकास का श्रेय दिया जाता था, ठीक है। तो अमेरिका और स्पेन के लोगों ने यहाँ कोकोनट एंड शुगर केन का एग्रीकल्चर किया, ठीक है, खेती की। तो इनका श्रेय फिलीपींस में इन्हीं को दिया जाता था। अच्छा ये बताओ, ये अंतर्राष्ट्रीय कौन सा केंद्र था यार, मुझे याद नहीं आ रहा, खुद देखो बताओ। चलो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, हम एक क्लास लाएंगे ऐसे जिसमें से सारी संस्थाओं के हेडक्वार्टर करेंगे, ठीक है। चलो, फिलीपींस की कैपिटल क्या है, इतना तो बता दो। फिलीपींस की कैपिटल मनीला है, ठीक है। इसकी लोकेशन भी आप लोग याद रखना, आपके दिमाग में आ जानी चाहिए थी अब तक इसकी लोकेशन कहाँ है, ठीक है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। ओके गाइस, आई होप आपने अच्छे से किया होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आई कुछ चीज़ें तो आप डायरेक्ट मुझे टेलीग्राम या मेल कर सकते हो, ठीक है। तो आई विल बी देयर एंड आई विल प्रोवाइड फॉर नोट, ठीक है। आपको अगर PDF नोट्स चाहिए होंगे लेक्चर के, तो सारे नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो वहीं से आपको फ्री में अवेलेबल है, ठीक है, सब कुछ फ्री है। तो चलो, आई होप यू हैव अ गुड डे। ओके, चलो, हैव अ गुड डे एवरीवन एंड थैंक यू एवरीवन, ठीक है। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा यार वीडियो, थोड़ा और लाइक तो कर ही दिए होंगे आप। चलो।